घटनाक्रम मंदिर में होता है जहाँ निविया बेयर को बुलाया जाता है। अपना नाम सुनकर लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और आगे देखा। उसके लंबे घने बाल रोशनी में लहरा रहे थे और चमक रहे थे। निविया बेहद खूबसूरत और आकर्षक काया वाली लड़की थी। बाकी लोगों के बीच से गुजरते हुए एक सुनहरे बाल वाली लड़की खड़ी होकर रोने लगी। उसने निविया को देखा और उसे और भी ज्यादा रोने का मन हुआ। हेड प्रीस्ट ने कहा कि उसका नाम लिया गया है, इसीलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यह पिछली रात हुई घटना के कारण रो रही है। उन्होंने कहा कि वह हॉली प्रीस्ट के पद के लिए ईश्वर द्वारा चुनी गई उम्मीदवारों में से एक थी। निविया वह अचंभित खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं। मेन प्रीस्ट ने फिर पूछा कि क्या वह सच में सोचती है कि उसने जो किया वह पाप नहीं था, और आगे कहा कि उसने पिछली रात रोसेना को अपने कमरे में बुलाया, उसका अपमान किया और उसे मारा भी। यह सुनकर निविया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खिलखिला उठी। मेन प्रीस्ट को उस पर गुस्सा आया कि वह इस बात पर हंस रही है। उसे याद आया कि यह सब सचमुच कल रात हुआ था। निविया ने रोसेना के बाल पकड़ लिए और उसे दर्द से तड़पते हुए देखा। लड़की ने मेन प्रीस्ट की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए और रोसेना से दिल से माफी मांग लेनी चाहिए। निविया ने अपना सिर खुजाया और पूछा कि अगर वह ऐसा नहीं करना चाहती तो क्या करे। मैंने पृष्ठ दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निविया ने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। निविया के पीछे खड़ी सुनहरे बाल वाली लड़की को लगा कि वह पागल हो गई है। निविया ने कहा कि रोसेना खुद आई थी, उसने उसे नहीं बुलाया था। मेन पृष्ठ ने कहा कि मेन बात यह है कि कमरे में क्या हुआ। निविया ने मेन पृष्ठ को दादाजी कहकर संबोधित किया, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उंगली सीधे उस आदमी की ओर करते हुए कहा कि अगर यह सब सिर्फ उसने क्या होता तो वह तुरंत माफी मांग लेती। रोसेना ने उसे भी मारा था, इसलिए वह भी दोषी है। उसने गुस्से से कहा कि अगर उसे पता होता कि सब कुछ ऐसा होगा तो वह और भी ज्यादा कोशिश करती। निविया ने अपने पीछे खड़े लोगों की भीड़ को फुसफुसाते हुए देखा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, अपनी आंखें बंद की और उसने गहरी सांस ली। हालांकि यह उसके स्वभाव में नहीं था। निविया को शाही परिवार की शक्ति के बराबर एक हॉली प्रीस्ट बनने के लिए यह सब सहना पड़ा, और यह सब उसके निकम्मे मंगतर के लिए। वह समझ गई थी कि निविया बनने के बाद वह इन सब लोगों को अनदेखा नहीं कर सकती। निविया ने गौरी लड़की की ओर उंगली करते हुए कहा कि उसने कहा था कि उसका मंगेतर उससे प्यार करता है। इसके बाद रोसेना ने निविया पर हमला किया और निविया ने बस अपना बचाव किया। निविया ने खुद को देखा और सोचा कि उसके कपड़े उसे बहुत परेशान कर रही है। उसकी नसें तनाव में थी। उसने अचानक अपने कपड़े पकड़ी। निविया ने सबके सामने कुछ ही सेकंड में उसे फाड़ दिया। कपड़ा मैंने पृष्ठ के सिर पर गिरी। निविया ने आगे कहा कि उन्हें खुद तय करना होगा कि वे उस पर विश्वास करें या नहीं। उसने कहा कि अब भी उसका हॉली पृष्ठ बनने का कोई इरादा नहीं है। निविया 3 साल तक इस निराशाजनक जगह पर रही। उसने फैसला किया कि वह अब इस तरह नहीं जीना चाहती, बल्कि जिंदगी का आनंद लेगी। महज एक हफ्ते पहले वह लड़की निविया बैरन बन गई। पहले तो जाहिर है उसे यकीन नहीं हुआ। निविया एक अप्रकाशित तीरंदाजी चैंपियन थी। अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर उसने कई पुरस्कार जीते थे। किसी भी एथलीट की तरह निविया को भी सीरियस चोट लगी थी। उनमें से एक के बाद उसका खेल करियर ढलान पर चला गया। फिर कई दिन अंधकारमय और निराशा से भरे रहे। निविया ने सोचा कि अब वह बेहतर महसूस करेगी। उसने एक नॉवेल पढ़ने का फैसला किया जिसकी किसी ने उसे सलाह दी थी, लेकिन उसे पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि पूरा नॉवेल सरासर बकवास था। वहां घट रही घटनाओं से निविया बेहद गुस्से में थी। उसने बस इतना कहा कि अगर वह निविया होती तो वह सबको नरक में जाने के लिए कह देती। यही उसकी आखिरी याद थी। जब वह उठी तो वह निविया ही थी। तब से 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन कल ही एक भयानक घटना घटी। हॉली प्रीस्ट के पद की उम्मीदवार रोसेना परवेश उसके कमरे में आई। रोसेना इस बात से नाराज थी कि निविया दोपहर की कक्षाओं में नहीं आई थी। निविया ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो और सिर दर्द का बहाना बनाकर जाने की अनुमति मांगी। रोसेना यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और निविया ने कहा कि वह बहुत शोर कर रही थी। रोसेना ने निविया की बात पर ध्यान दिया। निविया के बिहेवियर अजीब था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह वाकई दिमागी तौर पर ठीक नहीं है।
निविया ने रोसन्ना को फिर से जाने के लिए कहा। इसे लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली कि वह खुद तय करेगी कि कब जाना है। निविया ने कहा कि वह एक जिद्दी 5 साल की बच्ची जैसी लग रही है। रोसन्ना दंग रह गई। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। लड़की ने दांत पीसते हुए कहा कि निविया एक दयनीय इंसान है। उसने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मंदिर को अपवित्र करने की। रोसेना ने उसे कुछ और अपशब्द कहे और कहा कि निविया को यह समझना होगा कि वह कितनी बेकार है। उसने मुस्कुराती हुई कहा कि इसीलिए उसका मंगेतर सगाई तोड़कर उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर निविया चुप रही, हालांकि वह बहुत कुछ कहना चाहती थी। रोसेना ने लड़की का मजाक उड़ाया कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। निविया ने मुस्कुराते हुए चिल्लाकर कहा कि वह इसे झेल ले। लड़की ने आगे कहा कि कचरा कूड़ेदान में ही जाता है, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही है। रोसन्ना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या बदला कैसे ले। गुस्से में आकर उसने निविया पर वार किया और कुछ चिल्लाई। निविया थोड़ी डर गई, लेकिन किसी तरह वार से बच गई। उसने सोचा कि शायद उसका संतुलन बिगड़ गया है, शायद इसीलिए क्योंकि वह किसी दूसरे शरीर में थी। रोसन्ना शांत नहीं हुई और अपनी पूरी ताकत से फिर वार किया। निविया चुपचाप लड़की के हाथ को देखती रही, जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। उसने अनसुने ढंग से रोसन्ना के बाल पकड़ लिया और वार को रोक दिया। लड़की ने उसे छोड़ने की भीख मांगी। निविया ने उसे देखा और समझ नहीं पाई कि वह खुद को समझती भी कौन है। निविया ने कहा कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि उसने ही शुरुआत की थी। फिर भी निविया ने रोसन्ना को छोड़ दिया और उसे खुद से दूर धकेल दिया। निविया उसे देखती रही और उसका मजाक उड़ाती रही। उसे उस पर तरस आया। उसने कहा कि रोसन्ना को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वह बहुत डर जाएगी और अपना सिर पकड़कर कमरे से बाहर भाग गई। इस समय निविया ने आखिरकार ऐसे कपड़े पहने थे जिनमें वह सहज महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में एक थैला है और उसने उसमें हाथ डाला। उसमें कुछ गहने और रोसन्ना ने यह सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई भी बात उसे परेशान कर रही थी। उसे चिंता थी कि वह अपने शरीर में नहीं, बल्कि ओरिजिनल हॉली निविया के शरीर में है। दुर्भाग्य से नॉवेल के अंत में निविया एनर की मौत हो जाती है। लिविया ने नॉवेल की लास्ट चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, इस उम्मीद में कि कहीं कहानी में कोई अप्रत्याशित मोड़ न आ जाए। त्रासदी तब शुरू हुई जब निविया पुजारिन बनी। ड्यूक ने इसका फायदा उठाया और चर्च के समर्थन से विद्रोह भड़काया। उन्होंने निविया को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और अंत में उसे छोड़ दिया। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका पृष्ठ न बनना था। हर्बर परिवार की संपत्ति राजधानी दक्षिण पूर्व में स्थित थी, जहां मेन मंदिर है। उसे पता था कि वहां पहुंचने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा और अगर वह अभी निकल पड़े तो उसके पास पर्याप्त समय होगा। किंवदंती के अनुसार ऑर्सेलिया राज्य में भगवान ने इस महाद्वीप को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में बाढ़ ला दी थी। इसके बाद खूनी युद्ध हुआ और कोई शासक बदले। परिणाम स्वरूप महाद्वीप पर केवल 2 राज्य बचे रहे, ऑर्सिला और अर्चन। एक जोरदार बिगुल बजा और सभी को ड्यूक के लिए रास्ता बनाने को कहा गया। निविया डर गई थी कि कहीं ये वही ड्यूक तो नहीं। उसे पता था कि उसे पकड़े नहीं जाना चाहिए था और वह भागने लगी। निविया ने सोचा कि भीड़ में घुल मिल जाना ही सबसे अच्छा होगा। उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। सिर उठाकर उसने देखा कि ड्यूक घोड़े पर सवार होकर उसके सामने खड़ा है। निविया ने फैसला किया कि उसे भागना ही होगा। उसे कुछ बुरा सा महसूस हो रहा था। भागती हुई निविया को देखकर ड्यूक उसके पीछे दौड़ा, जिससे आसपास के लोग डर गए। निविया तेजी से भागी, लेकिन ड्यूक ने लगभग तुरंत ही उसे पकड़ लिया। वह इस सोच के साथ भागी कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो उसका अंत हो जाएगा। निविया में लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। वह थकान से हाफ रही थी। निविया ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सिर उठाया था, अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ घुमाया कि ड्यूक उसे पीछे छोड़ गया होगा। लेकिन ड्यूक नहीं भागा और निविया को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसने फैसला किया कि उसे किसी संकरी गली में मुड़ जाना चाहिए ताकि ड्यूक उसका पीछा न कर सके। ठीक उसी समय मौका मिला और निविया मुड़ी, लेकिन उसकी शानदार प्लानिंग तुरंत विफल हो गई। वह एक बंद गली में जा पहुंची। ड्यूक ने दृढ़ता और धमकी भरे लहजे में निविया का नाम लिया और उसे पीछे मुड़ने का इशारा किया। निविया गुस्से से पीछे मुड़ी और सीधे ड्यूक की आंखों में देखने लगी। ड्यूक ने हैरानी से उसकी आंखें देखी।
उसे देखकर निविया को एहसास हुआ कि वह वाकई एक सुंदर पुरुष था। उसका नाम एडियस डीमो था। निविया के मंगेतर ने रोसेना की बहकावे में आकर गंदी चालें चली। एडियस घोड़े से उतरा और निविया से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि उसके लिए यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि वह उसे न पहचानने का नाटक क्यों कर रही है। उसने निविया से मंदिर में ना होने और अन्य कई सवाल पूछे, लेकिन निविया ने उन सभी को अनसुना कर दिया। एडियस ने निविया को सिर से पैर तक देखा और पूछा कि उसने क्या पहना है। निविया का सब्र टूट गया और उसने ड्यूक पर चिल्लाकर कहा वह इतने सवाल पूछना बंद करे। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास न आने को कहा। एथियस ने शांत भाव में कहा कि अगर वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने आगे कहा कि यहाँ अकेले घूमना खतरनाक है और वह उसे वहाँ ले जाएगा। एथियस ने निविया की ओर हाथ बढ़ाया, यह उम्मीद करते हुए कि वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। उसने कहा कि वह अपने स्वभाव के अनुरूप बिहेवियर नहीं कर रही है और उसने जिद्दी ना होने का आग्रह किया। निविया मुस्कुराई, व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा कि उसे अभी याद आया है कि उसे अभी कुछ पता नहीं है। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह कम से कम एक बार उसकी ओर देखेगा। निविया लंबे समय तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन एथियस ने उसे एक भी लेटर नहीं भेजा। एथियस चिल्लाने लगा कि वह शांत हो जाए, वह सब कुछ समझा सकता है। निविया ने कहा कि उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी। उसने उससे कम अब तो सुनने और उसकी बातों पर ध्यान देने का आग्रह किया। निविया चिल्लाई कि वे अपनी दयाशुदा सगाई रद्द कर दे। एथियस दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निविया को क्या जवाब दे। निविया ने फिर से दोहराया, लेकिन और भी धमकी भरी आवाज में, कि वे सगाई तोड़ देंगे। एक नौकर दौड़कर ड्यूक के पास गया और कहा कि खुद सम्राट उनसे मिलना चाहते हैं। नौकर ने दोहराया कि उसे तुरंत वापस जाना है, लेकिन एथियस चुप रहा। उसने निविया की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह अपनी बात पर सीरियस है। निविया ने एक पल सोचा, फिर अपने बालों को ठीक किया और उन्हें कान के पीछे कर लिया। मुस्कुराती हुई और थोड़ा रहस्यमय अंदाज में उसने कहा कि वह हमेशा उसके प्रति ईमानदार रही थी। जब वह उसके पास से गुजरी तो उसने कहा कि वह उम्मीद करती है कि वे फिर न मिले। बाद में उसने सोचा कि उसे मुआवजा मांगना चाहिए था, क्योंकि उसने उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे पैसा लेना गलत था। निविया ने एक राहगीर से पूछा कि गिरवी की दुकान कहाँ है। निविया ने अपने गहने गिरवी की दुकान में दिए और बदले में पैसों से भरा एक थैला लिया। निविया ने गिरवी की दुकान के मालिक से उस जगह का पता पूछा जहां उसे ठेलों के बारे में जानकारी मिल सके। उसने उस आदमी को देखा और यह सोचकर उसके पास गई कि वह वही है। निविया ने पूछा कि क्या ठेले जल्द ही अवेल के लिए रवाना होंगे। आदमी ने अपने नोट देखे और कहा कि दुर्भाग्य से कोई ठेला नहीं होगा। निविया ऐसे चीखी जैसे उसके पास से ठेले गुजर रहे हो। आदमी ने कहा कि उत्तर पूर्वी सड़क ड्यूकों और राक्षसों से भरी हुई है। उसने आगे कहा कि उन्होंने उस रास्ते से यात्रियों को ले जाने की कोशिश की थी और उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। निविया ने उदास होकर सिर झुकाते हुए कहा कि उसे सच में वहां जाना है। उस आदमी को अचानक उत्तर पूर्व की ओर जा रहे उस केनाइट की याद आ गई। निविया दौड़कर उसके पास गई और पूछा कि क्या यह सच है और वह कौन है। उस आदमी ने योद्धा का चेहरा याद करने की कोशिश की और निविया की पीठ पीछे उसे देख लिया। निविया सीधे केनाइट की ओर बढ़ी और उसे रोकने के लिए चिल्लाई। केनाइट ने धीरे से अपना सिर एक तरफ घुमाया। केनाइट का चेहरा देखकर निविया अचानक रुक गई और जैसे किसी बात से डर गई हो। केनाइट ने पूछा कि वह क्या चाहती है। निविया थोड़ी हिचकिचाई। उसने पूछा कि क्या यह सच है कि वह उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, और साथ ही कहा कि उसे पारिवारिक कारणों से अपने गृह नगर जाना बहुत जरूरी है। केनाइट ने रूखेपन से जवाब दिया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। निविया रोते हुए कहने लगी कि उसने 3 साल से अपने परिवार को नहीं देखा है। केनाइट की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच इस बात से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसने तुरंत दोहराया कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निविया ने उसे विनती की और कहा कि वह उसे पैसे देगी, लेकिन केनाइट ने सख्ती से उसे जाने के लिए कहा।
निविया ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा कि वह उसके काम आएगी। निविया को लगने लगा कि किसी पुरुष का रूप जितना सुंदर होता है उसका चरित्र उतना ही बुरा होता है। उसने फैसला किया कि उसे मनाने की बजाय दूसरे रास्ते तलाशनी चाहिए। जिद्दी कैनाइट, यह कहते हुए निविया जाने लगी, लेकिन अचानक किसी ने उसे गलाबादा खींच लिया। वह डर के मारे पीछे मुड़ी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। नीचे देखने पर उसने एक छोटी लड़की को देखा जिसने कहा कि लोहरा भूखी है। लड़की ने कहा कि क्या वह उसे कम से कम एक सिक्का दे सकती है। निविया को उस लड़की पर बहुत दया आई। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वह गंदी थी। बगल में देखने पर उसने घरों के बीच और दो छोटे बच्चों को देखा। निविया उस लड़की के पास बैठ गई और उसे अपनी ओर देखने को कहा। अपने बालों को ठीक करते हुए लड़की ने कहा कि लौरा की आंखें बहुत सुंदर और गर्म रंग की है। निविया ने उससे कहा कि वह अपने भाई बहनों को भी ले आए ताकि वह उन सबको खाना खिला सकेगी। लौरा तुरंत चमकती आंखों और चौड़ी मुस्कान के साथ भाग गई। अचानक किसी ने निविया को कंधे से खींचकर अपने पास बुलाया। वह मुड़ी और उसी कैनाइट को देखकर चौंक गई, यह न समझते हुए कि वह उसे क्यों बुला रहा है। निविया ने उसे धमकी भरी निगाहों से देखा और पूछा कि वह उससे क्या चाहता है। कैनाइट ने सीरियस चेहरे के साथ उसे अपने पीछे आने को कहा। निविया ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सवाल ना पूछने का फैसला किया और चुपचाप उस कैनाइट के पीछे चल दी। कैनाइट अचानक मुड़ा और चिल्लाकर पूछा कि वह क्या सोच रही है। निविया थोड़ी डर गई और उसने पूछा कि क्या उसका क्या मतलब है। कैनाइट ने निविया से पूछा कि क्या वह इन बच्चों को जानती है। निविया ने कहा कि वह उन्हें पहली बार देख रही है। उसे लगा कि वह उनकी मदद नहीं करना चाहता। कैनाइट ने पूछा कि वह उन्हें खाना खिलाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है। निविया ने अपनी बाहों को सीने पर बांध लिया और जोर से कहा कि ये बच्चे गरीब है। कैनाइट ने पूछा कि क्या वह उन्हें जिंदगी भर खाना खिलाना चाहती है और क्या उनकी रक्षा और पालन पोषण करेगी। बहुत गुस्से में आकर उसने यह भी पूछा कि क्या वह उनकी जिम्मेदारी लेगी। निविया ने कहा कि यह उसका पैसा है और वह इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगी। इससे कैनाइट और भी गुस्से में आ गया और उसने कहा कि यह पैसे की बात बिल्कुल नहीं है। निविया वहाँ अचंभित होकर गुस्से में खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी परवाह क्यों कर रहा है। निविया पूछे बिना नहीं रह सकी कि समस्या क्या है। तब कैनाइट ने कहा कि बच्चों के प्रति दिखाई गई यह दयालुता, इसका नतीजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसने कहा कि प्यार की चाह रखने वाले बच्चे सिर्फ भावना से ज्यादा प्यार से ज्यादा उम्मीद करते हैं। कैनाइट और भी जोर से चिल्लाने लगा कि उन्हें निविया से लगाव का कोई कारण नहीं देना चाहिए। निविया मुस्कुराई और बोली कि अगर उसे बच्चों की इतनी परवाह है तो उसे कल उन्हें खाना खिलाना चाहिए। कैनाइट दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने पूछा कि इतनी चिंता दिखाने के बाद क्या उसने कभी उन्हें खुद अपनी देख रेख में लेने के बारे में सोचा है। निविया ने बड़ी लड़की के बारे में कहा कि अपने भाई बहन को खाना खिलाने के लिए उसे पहले 1000 बार इनकार सुनना पड़ेगा। यह सुनकर कैनाइट चुपचाप खड़ा रहा और ध्यान से सुनता रहा। उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि रिजेक्शन को सहने की आदत डालना कैसा होता है। निविया ने गुस्से में मुट्ठी बींचते हुए कहा कि इंसान हर इनकार से दुखी होगा और कभी इसकी आदत नहीं डाल पाएगा। निविया ने कहा कि जब आप सिर्फ भूखे होते हैं तो कुछ भी मायने नहीं रखता। कैनाइट पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसे हिलने डुलने से भी डर लग रहा था। निविया चिल्लाई कि अगर उनकी अनदेखी की गई तो उनकी हालत और भी बदतर हो जाएगी। वह उसके पास आई और चिल्लाने लगी कि वे हर दिन भूखे मर रहे हैं। निविया ने कहा कि अगर उसके जैसी कोई इंसान दिन में एक बार यहाँ से गुजर जाए तो बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। वह उसकी बातों से बहुत नाराज थी। आखिर में उसने उससे कहा कि वह गरीब बच्चों की मदद करने वालों के काम में दखल देने की हिम्मत नहीं करेगी। थोड़ा शांत होने पर निविया बच्चों की ओर मुड़ी और कहा कि खाने का समय हो गया है। कैनाइट बेचैन था। वह निविया को रोकना चाहता था लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने निविया को सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठाते हुए देखा। निविया कई तरह के खाना लाई
और उन्हें कहा कि वे इसे अच्छे से खाए। सबसे बड़ी लड़की का नाम लौरा है, लड़के का नाम राय है और सबसे छोटी का नाम रोजी है। निव्या ने पूछा कि वे कहाँ रहते हैं और क्या उनके माता पिता है। लौरा ने अपने घर का पता बताया, लेकिन जब उसने अपने माता पिता के बारे में बताना शुरू किया तो वह अचानक चुप हो गई। निव्या सब समझ गई और पूछा कि क्या कोई बड़ा उनकी देखभाल करता है। लौरा ने बताया कि एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कभी कभी उनके पास आता है। निव्या को लगा कि वह किसी पृष्ठ जैसा दिखता है, लेकिन उसे यह भी समझ आया कि उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल होगा। इस सब से हटकर उसे अचानक के नाइट की वह बात याद आ गई कि किसी को भी लगाव का कारण नहीं देना चाहिए। निव्या समझ गई कि मदद की गुहार लगा रहे बच्चों को वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। निव्या ने उनके लिए और खाना खरीदा और हर एक के लिए थैलों में पैक कर दिया। उसने कहा कि यह उनके लिए 1 महीने के लिए काफ़ी होगा। लौरा ने आंखों में आंसू लिए निव्या को देखा। उसने अपनी बहन को पुकारा। निव्या ने कहा कि अब उनके घर जाने का समय आ गया है और अलविदा कहने का समय हो गया है। यह सुनकर सबसे छोटी रोजी जोर जोर से रोने लगी। निव्या ने कहा कि जब वह शहर वापस आएगी तो उनसे जरूर मिलेगी। पीछे से निव्या ने अचानक किसी को कहते हुए सुना, एक शानदार बड़ी बहन है। उसने अपने सामने 4 आदमियों को उसका मजाक उड़ाते देखा। निव्या ने कहा कि उसने पहले कभी दाढ़ी वाली छोटी बहनें नहीं देखी थी। उसने सावधानी से अपना हाथ बच्चों की ओर बढ़ाया और उन्हें ढक लिया। नाइट लड़की के शब्दों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था। उसके थॉट में तब खलल पड़ा जब बच्चे रोते हुए उसकी लबादे को खींचने लगे। लौरा अपने छोटी बहन को बचाने के लिए खींचने लगी। वह जोर जोर से रो रही थी। रात में सन्नाटा छा गया। निव्या ने उन आदमियों से पूछा कि वे उससे क्या चाहते हैं। उनमें से एक ने कहा कि मामला बहुत सीधा साधा है और उन्हें पैसे चाहिए। निव्या सोचने लगी कि क्या वह उनसे बचकर पैसे बचा सकती है। निव्या को लगा कि उसने इस अड़ियल चेहरे को पहले कहीं देखा है। उसने एक आदमी से पूछा कि क्या उसने सड़क पर उसकी मदद की थी। यह सुनकर वह आदमी हंस पड़ा। उसने उसे गिरवी की दुकान का पता बताया और एक आम नागरिक की जैसा लग रहा था। सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि उसे दूसरों के मामले में दखल देना अच्छा लगता है। उसने एक आदमी से पूछा कि क्या उसने सड़क पार उसकी मदद की थी। यह सुनकर वह आदमी हंस पड़ा। दूसरों के मामलों में दखल देना अच्छा लगता है। निव्या ने धमकी भरे लहजे में पूछा, क्या उसे सच में पैसे चाहिए। आदमी ने कहा कि क्योंकि उसने उसकी मदद की है इसीलिए उसे इसके लिए पैसे मिलने चाहिए। निव्या ने कहा कि वह उसे अपने पास मौजूद पैसों का 10% देगी और कहा कि यह उनके लिए काफी होगा। यह सुनकर वह आदमी जोर जोर से निव्या का मजाक उड़ाने लगे। उस आदमी ने उसके बाल पकड़कर पूछा कि क्या उसे पता है कि ऐसी लड़की के लिए लोग कितना पैसा देने को तैयार रहते हैं। यह सुनकर निव्या को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके हाथ पर जोर से घूंसा मारा। वह आदमी हंसा और बोला कि जाहिर है उसे पता नहीं है, कुछ समझो। उसने कहा कि सारे गहने भी उसके शरीर से कम कीमत के हैं। निव्या ने कहा कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उसकी मदद करेंगे। उसने उससे पूछा कि क्या उसने इस बात का ध्यान रखा है कि वह आज पूरे दिन अकेली थी। एक आदमी ने उसे बेचने से पहले उसे खुद आजमाने का प्रस्ताव दिया। वह आदमी फिर से निव्या के पास आया और कहा कि वे उसके लिए कई सालों का पैसा एडवांस में लेंगे। निव्या यह सब और नहीं सुन सकी और जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसने उसकी आंखों में थूक दिया। वह आदमी चिल्लाया कि वह पागल है और अपनी आंख मलने लगा। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने अपनी कहनी से उसके जबड़े पर वार किया। वह दर्द से कर्राह उठा और निव्या ने मौके का फायदा उठाकर उसके गुप्त अंग पर घूंसा मारा। बाकी आदमियों ने उसका दर्द समझा और मुंह बनाने लगे। वे चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि क्या वह ठीक है। माइक की नाक से खून बहने लगा। उसका एक दांत टूट गया और वह सबको चुप रहने के लिए चिल्लाने लगा। निव्या ने यह सब नहीं सुना और पूरी ताकत से भाग गई। निव्या को खुद पर गर्व था कि वह अपने लिए खड़ी हो सकी। अब बस भाग जाना ही एकमात्र रास्ता बचा था।
उसने पीछे से चीखें सुनी कि उसे तुरंत पकड़ने की जरूरत है। निविया के लिए दौड़ना पहले से ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह सीधे पहाड़ी पर चढ़ रही थी। उसकी ताकत कम होती जा रही थी। वह बिना देखे दौड़ रही थी और उसने अपने सामने वाले इंसान पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे उसे टकरा गई, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया और उसकी पीठ के नीचे पकड़ लिया। आंखें खोलकर निविया ने देखा कि उसी कैनाइट को अपने सामने देखा। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। निविया ने बच्चों के डर से रोने की आवाज़ सुनी। बच्चे डर के मारे निविया की बाहों में गिर पड़े। निविया ने कैनाइट से पूछा कि क्या वह बच्चों दूर ले जा सकता है ताकि वह पहरेदारों को बुला सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही लोग उसके सामने आ गए। कैनाइट आगे बढ़ा। निविया और बच्चों की रक्षा करते हुए अपना सिर थोड़ा घुमाकर उसने उसे यही रोकने को कहा। उसने आत्मविश्वास से अपनी तलवार निकाली। वह काफी सीरियस था। निविया ने बच्चों से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहा ताकि उन्हें यह सब ना देखना पड़े। बच्चों ने तुरंत निविया की बात मान ली और अपनी आंखें ढकने के साथ साथ अपने कान भी हाथों से ढक लिए। निविया यह सोचकर चौकित रह गई कि कैनाइट ने कितनी कुशलता से गुंडों से निपटा। 4 आदमी थे। कैनाइट ने बिना किसी पछतावे के उन पर बेरहमी से वार किया। सचमुच कुछ ही मिनट बीते। निविया ने कैनाइट को देखा जो उसके सामने गर्व से खड़ा था। निविया उसे देखती रही और तारीफ के भाव से अपनी दृष्टि उससे हटा नहीं पाई। कैनाइट ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और धीरे धीरे निविया की ओर बढ़ने लगा। निविया थोड़ी डरी हुई थी। उसे लगा कि वह उसे मारना चाहता है। कैनाइट रुका और सावधानी से पूछा कि क्या निविया ठीक है। निविया थोड़ी शर्मिंदा हुई और कहा उसकी वजह से वह ठीक है। निविया बच्चों की ओर मुड़ी और कहा कि अब वे अपनी आंखें और कान खोल सकते हैं। वे खुश थे कि सब कुछ ठीक हो गया और निविया अब खतरे में नहीं थी। निविया ने कहा कि वह बच्चों को घर ले जाएगी और कैनाइट उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वे सभी साथ मिलकर उन छोटे गरीब बच्चों के घर गए। निविया ने लौरा से कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या हो तो गार्ड से संपर्क करना सुनिश्चित करे। बच्चे खुश थे कि निविया उनका नेतृत्व कर रही थी और वे अकेले नहीं चल रहे थे। निविया ने मुस्कुराते हुए बच्चों को हाथ हिलाया और कैनाइट सीरियस चेहरे के साथ खड़ा रहा। कैनाइट ने कहा कि उन सनकी लोगों को कानून के तहत अपराधी माना जाना चाहिए। उसने आगे कहा कि उसने पहले ही पहरेदारों को सूचित कर दिया है और अब उनका ध्यान रखा जाएगा। निविया ने उससे पूछा कि क्या उसने जानबूझकर उनके साथ नरमी बरती है। कैनाइट ने कहा कि उन्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। निविया ने सिर झुकाते हुए उसकी बातों पर सोचा। कोई जवाब न मिलने पर कैनाइट ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें हर चीज़ का भुगतान करना पड़े। अपने दिल पर हाथ रखकर उसने अपने हर एक चीज़ की कसम खाई। हल्का सा खांसते हुए उसने निविया से अपने कठोर व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। निविया ने असहज होकर कहा सब ठीक है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। निविया को होश आया और उसने पूछा कि क्या वह आसपास किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानता है। वे पास ही किसी दुकान पर गए जहां उनका झगड़ा हो गया। निविया चिल्लाई कि वह बिल्कुल भी डायन नहीं है, वह दूसरों के बच्चे नहीं चुराती। कैनाइट ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि ऐसी अफवाहें निराधार है। उसके बारे में पहले से ही अफवाहें फैल रही थी। निविया ने गुस्से से कहा कि उसे तो लगभग वही बेच दिया गया था। निविया ने पूछा कि क्या इसीलिए वह इतना असभ्य था, जिस पर कैनाइट ने जवाब दिया कि वह बस बच्चों को लेकर चिंतित था। कैनाइट ने निविया से पूछा कि क्या वह उन बदमाशों से डरती है। निविया ने घबरा कर जवाब दिया कि वह बहुत डरी हुई है और कहा कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी जान है। अचानक उसने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि उसे बंदूक की दुकान कहाँ मिल सकती है। कैनाइट हैरान होकर निविया से पूछा कि उसे उसकी ज़रूरत क्यों है। निविया ने सोच समझकर कहा कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। कैनाइट चुप रहा। निविया को ध्यान से देखते हुए उसने खंजर पकड़े हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया बिना कुछ कहे। निविया बहुत हैरान हुई क्योंकि वह बहुत महंगा लग रहा था। कैनाइट ने उससे कहा कि इसे गिफ्ट समझकर स्वीकार कर लो। निविया ने अचानक कहा कि उसने उसकी बातों पर गौर किया है और बिल्कुल गलत था। कैनाइट ने अपनी गलती मानी और कहा कि किसी को भी अपने विश्वास दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। निविया ने कहा कि
जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे अच्छे लोग होते हैं। निविया ने केनाइट को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, अपना परिचय दिया और उसका नाम पूछा। केनाइट ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और निविया की ओर नहीं देखा। उसने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वह उसे काइल कह सकती है। निविया ने अचानक कहा कि क्योंकि उन्होंने हाथ मिलाया है अब वे साथ में सफ़र करेंगे। उसने आगे कहा कि उसने उसकी मदद की है इसलिए अब वह उसे अपने साथ ले जा सकती है। काइल ने कटार की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह उसके लिए अलविदा का गिफ्ट है। निविया ने गहरी सांस ली और कहा कि अकेले सफ़र करना बहुत उबाऊ है। केनाइट निविया के बहकावे में नहीं आया और उसने कहा कि वह फिर हथियारों का एक गिरोह इकट्ठा करेगी। काइल ने तीखे और धीरता से कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी। बदले में निविया ने सोचा कि तब वह उसे जरूर अपने साथ ले जाएगा। इससे पहले कि काइल कुछ कह पाता, निविया उसे धन्यवाद देने लगी और चिल्लाने लगी कि वह सफल हो गई है। कुछ समय बाद निविया ने काफ़ी शराब पी ली थी और उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। उसने बार बार दोहराया कि मिस्टर काइल बहुत बलवान है, जिससे केनाइट अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया। काइल थोड़ा नाराज होकर पूछा कि क्या अब धीमा होने का समय आ गया है, शराब पीना बंद करो। निविया काइल को देखती रही मानो उसकी तारीफ कर रही हो। निविया ने जिस कुशलता से उन आदमियों को संभाला था उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें डोमिनोज की तरह खेल रही थी। तो उसने निविया के हाथों से मग छीन लिया और उससे कहा कि उसने काफ़ी पी लिया है। निविया को गुस्सा आ गया यह सोचकर कि वह उसके बिना अकेले पीना चाहता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वह उसे धोखा नहीं दे सकता। काइल को सब कुछ अजीब लग रहा था और निविया के लिए शर्म से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पीछे एक आदमी आया, उसके हाथ में भी तलवार थी। वह आदमी जमीन पर बैठ गया और पूछा कि क्या उसे इस लड़की से निपटनी चाहिए। उसने सुझाव दिया कि निविया को तकलीफ देना कहीं ज़्यादा प्रभावी होगा। काइल को यह पसंद नहीं आया और उसने कहा कि उसे बस उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानना है। एक पल भी नहीं बीता था कि काइल ने अपना सिर घुमाया। उसके पीछे खड़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने निविया की ओर देखा, वह इतनी नशे में थे कि मेज पर ही सो गई। काइल सोच रहा था कि यह मानना कितना मुश्किल था कि निविया बेर खुद उसके पास आई थी। वह समझ गया था कि वह असुरक्षित थी कि जासूस नहीं हो सकती थी। काइल को यह जानने की बहुत एक्साइटमेंट थी कि निविया जागने पर कैसा बिहेवियर करेगी। अगली सुबह काइल ने निविया को जगाया और उसने कहा कि अगर उसे अभी भी सफ़र करनी है तो उन्हें जाना होगा। निविया यह देखकर हैरान थी कि वह इतनी आसानी से जाग गई। आमतौर पर जागने पर बहुत मुश्किल होती है। काइल ने कहा कि यह बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि उसने उसके दरवाजे पर 34 बार दस्तक दी थी। निविया ने अचानक साइन बोर्ड देखा और चिल्लाकर कहा कि पास में ही एक बंदूक की दुकान है। अंदर जाते ही निविया अलग अलग हथियारों की संख्या देखकर दंग रह गई। निविया दुकानदार के पास गई और कहा कि वह धनुष देखना चाहती है। दुकानदार ने एक पल सोचा और कहा कि ऐसा हथियार एक लड़की के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। निविया ने कहा कि सब ठीक है और कम से कम उन्हें देखने की अनुमति मांगी। उसके रिक्वेस्ट पर दुकानदार ने तुरंत दुकान में मौजूद सभी धनुष दिखा दिए। काइल ने कहा कि तीरंदाजी सीखने में बहुत समय लगता है, लेकिन निविया ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने अपने लिए धनुष चुन लिया था और अब तीरों को देख रही थी। निविया ने कहा कि क्योंकि उसके पास पहले से ही तलवार है तो बेहतर होगा अगर उसके पास धनुष भी होता। निविया ने धनुष और वाहन खरीदे, अपने बाल बांधे और चिल्लाकर कहा कि अब वह पूरी तरह से तैयार है। वह दुकान से बाहर निकले और किसी चीज़ को घूरने लगे। निविया ने एक बातचीत सुनी। कोई पूछ रहा था कि क्या वह लड़की सच में वहीं रुकी है। निविया काइल के पीछे छिप गई और उसे हिलने डुलने से मना किया। यह रोशन्ना थी जो निविया को ढूंढ रही थी और राहगीरों से पूछ रही थी कि क्या उन्होंने लाल बालों वाली किसी लड़की को देखा है। निविया हैरान थी कि रोशन्ना यह क्या कर रही है। रोशन्ना ने उस आदमी से पूछा कि निविया किस वाहन से आई है और कहाँ गई है। निविया को समझ नहीं आ रहा था कि रोशन्ना यह सब क्यों कर रही है। उसे अकेला छोड़ देना कहीं ज़्यादा आसान था। निविया ने केनाइट से धीमी आवाज़ में बात की और उसने सवालिया निगाहों से देखा। निविया ने कहा कि बेहतर होगा कि वह कहीं और इंतज़ार करे। जवाब का इंतज़ार किए बिना निविया तुरंत तेज़ी से चलने लगी।
काइल सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और वह किसी से क्यों छिप रही है। वह रोसेना के पास से गुजरा, लेकिन उन्हें इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि वे क्या बात कर रहे थे। काइल अपने घोड़े के पास गया और उसे बात करने लगा, यह पूछते हुए कि क्या उसने पर्याप्त आराम किया है। उसके पीछे से उसने एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना कि वह महिला केनाइट से मदद मांग रही है। काइल ने तुरंत अपने सिर पर हुड पहना और घोड़े पर सवार हो गया। उसका रास्ता मंदिर के प्रीस्ट ने रोक दिया, जो उससे बस एक पल का समय देने का रिक्वेस्ट कर रहे थे। रोसन्ना भी काइल के पास दौड़ी और पूछा कि क्या उसने लाल बालों वाली लड़की को देखा है। काइल ने लड़की को देख आत्मविश्वास से कहा कि उसने उसे अभी हाल ही में देखा है। रोसन्ना ने कहा कि यह चर्च का आदेश था और पूछा कि वह अब कहाँ है। काइल ने कहा कि कारण जाने बिना वह उन्हें कुछ नहीं बता सकता। प्रीस्ट ने कहा कि वह लड़की प्रीस्ट बनने के लिए 2 उम्मीदवारों में से एक थी। काइल ने कहा कि वह इस बात को नहीं छिपाएगा कि उसे नहीं पता कि लड़की अब कहाँ है। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ गया। जब प्रीस्ट और रोसन्ना चिल्ला रहे थे कि यह बहुत असभ्य बिहेवियर है, काइल घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंच गया। पूरे रास्ते अपने थॉट में खोया हुआ था। काइल रुका और आगे देखने लगा, जैसे उसने कुछ सुना हो, मानो अचानक ही वही आदमी जो कैफे में था आ गया हो। काइल ने उसे पूछा कि ड्यूक आखिर क्या कर रहा है। उस आदमी ने कहा कि वह पत्र बिहेवियर कर रहा है। दक्षिण पूर्वी रईस बाजों का इस्तेमाल करते हैं। उसने आगे कहा कि बाजों का रास्ता पता लगाना और उन्हें चुराना काफी मुश्किल होगा। यह सुनकर काइल अपने थॉट में खो गया। निविया वही खड़ी रही, यह सोचकर कि काइल अभी तक क्यों नहीं आया। काइल उसके सामने आया और निविया थोड़ी डर भी गई। काइल ने कहा कि अगर उसने कोई अपराध किया तो वह ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। निविया ने थोड़ी नाराजगी से कहा कि उसने कभी कानून नहीं तोड़ा। काइल ने पूछा कि मंदिर के उन लोगों को अपराधी कहने का उसका क्या मतलब था। निविया ने फिर से कसम खाई कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। काइल ने और कुछ नहीं कहा और निविया को घोड़े पर चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह इस इशारे से खुश हो गई और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह बड़ी फुर्ती से चढ़ गई, जिससे काइल थोड़ा हैरान हुआ। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि निविया बड़ी होशियार लड़की है। निविया ने कहा कि इसीलिए उसे तलवार चलाना सीखना पड़ा। रास्ते में निविया को लगा कि यह सफ़र काफ़ी सुखद है। उन्होंने ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं किया, लेकिन निविया की पीठ फिर भी काफ़ी अकड़ गई। उसने थोड़ा आराम पाने के लिए स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। काइल वही खड़ा हैरान था कि वह यह अजीब हरकतें क्यों कर रही है। निविया ने कहा कि वह अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए स्ट्रेच करती है और साथ ही यह भी कहा कि पहले से मांसपेशियों को वार्म अप करना बेहतर होता है। काइल ने निविया को एक सैंडविच दिया और उसे खाने को कहा। निविया ने एक छोटा सा टुकड़ा खाया और महसूस किया यह उसकी उम्मीद से ज़्यादा स्वादिष्ट था। निविया ने देखा कि काइल कुछ पी रहा है और उसने भी थोड़ा सा मांगा। काइल ने पानी से भरे बैग की ओर इशारा किया। निविया को शक हुआ कि उसने अपने गिलास में शराब मिलाई है, लेकिन उसने पूछा नहीं। काइल ने उसे तैयार होने को कहा क्योंकि निकलने का समय हो गया था और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें जल्दी से कैंप लगाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। निविया ने पूछा कि क्या वह कम से कम अपना चेहरा धो सकती है। काइल इंतजार करता रहा, यह सोच कर कि क्या उनके पास पर्याप्त खाना है। उसे इस बात का डर सताने लगा था कि हर्बर्ट परिवार ड्यूक का समर्थन कर रहा है। 19 साल की निविया वेयर शांत और संतुलित स्वभाव की थी। काइल को उसके स्वभाव पर संदेह होने लगा और वह सोचने लगा कि उसका स्वभाव कैसा है। काइल जानता था कि निविया खुद को जानती है, लेकिन निविया उसे नहीं जानती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे निविया किसी दूसरी दुनिया से आई हो। तभी बगल से आती एक तेज चीख ने काइल का ध्यान खींचा। यह निविया की आवाज़ थी। वह डर के मारे चीखी और किसी चीज़ की ओर इशारा किया। उसके सामने एक भयानक हरा गॉब्लिन खड़ा था। निविया डर से कांप उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। काइल ने शांत आवाज में कहा कि यह एक ऑर्डिनरी पहाड़ी गॉब्लिन है।
उसने आगे कहा कि उसे वह खंजर निकाल लेना चाहिए जो उसने उसे कल दिया था। निविया ने डर से उस गॉब्लिन को देखा, हिलने से भी डर रही थी। खंजर हाथ में पकड़े हुए उसने इस बात को स्वीकार करने की कोशिश की कि उसे उसे मारना ही होगा। गॉब्लिन डरावनी और समझ से परे आवाजें निकाल रहा था। वह आक्रामक था। निविया समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। काइल ने उसे झुकने के लिए कहा। काइल की बात ना मानते हुए निविया ने गॉब्लिन पर वार किया। गॉब्लिन हालांकि उतने ताकतवर नहीं होते लेकिन बहुत फुर्तीले होते हैं। निविया यह देखकर बहुत हैरान हुई कि वह टिड्डे की तरह पीछे हट गया। गॉब्लिन लगातार डरावनी आवाज निकाल रहा था। निविया घबरा गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि गॉब्लिन का हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ रहा है। निविया को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और गॉब्लिन ने उसे बालों से खींच लिया। यह देखकर काइल बहुत डर गया। अचानक बालों की लटें जमीन पर गिरने लगी। बिना सोचे समझे निविया ने वह हिस्सा काट दिया जिसे गॉब्लिन ने पकड़ रखा था। वह सीरियस थी और सीधे उस पर झपटी। निविया ने बड़ी बेरुखी से खंजर सीधे गॉब्लिन की गर्दन में घोंप दिया और अपना माथा रगड़ने लगी। वह सोच रही थी कि अपनी मूर्खता के कारण वह मर सकती थी। काइल हैरान था क्योंकि वह अभी भी एक राक्षसी प्राणी था। उसने यह समझने की कोशिश की कि निविया उसे इतनी आसानी से हरा सकती है। काइल निविया के पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है, जिस पर निविया ने जवाब दिया कि वह जाने का समय हो गया है। अब जाने का समय हो गया है। उसने नाराजगी से कहा कि उसे मदद के लिए पहले आना चाहिए था। काइल ने उसे कहा कि इसे हत्या न समझे। निविया ने नजरें फेर ली और उसे एहसास हुआ कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसने जमीन पर पड़े गॉब्लिन को देखा और राहत महसूस की। निविया समझ गई कि जिंदा रहने के लिए उसे इस सिचुएशन की आदत डालनी होगी। पहला एम घर लौटना था, इसीलिए कोशिश करना जरूरी था। निविया ने असली लड़ाई से पहले थोड़ा और प्रैक्टिस करने की अनुमति मांगी। सूरज ढल चुका था। वह आराम करने के लिए रुके। निविया आग के पास बैठी अपने थॉट में खोई हुई थी। काइल खाना बनाने में व्यस्त था, मांस को सिंक पर लगा रहा था। उसने कहा कि उसे यह दूसरों को देखकर सीखा। निविया को बहुत भूख लगी थी और मांस की खुशबू उसके दिमाग में उतर रही थी। काइल ने सिंक निविया को दी, जिस पर उसने पूछा उसका क्या। काइल के जवाब देने से पहले ही निविया ने मांस छीन लिया और कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। काइल ने गौर किया कि वह अक्सर कुछ अजीब शब्दों का इस्तेमाल करती है। निविया ने कहा कि उसने फिर दोहराया कि यह खरगोश बहुत स्वादिष्ट पका है। काइल ने अनसुना करने का नाटक किया और अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। निविया मांस से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह इस आनंद को और बढ़ाना चाहती थी। निविया ने अपने बैग से 2 छोटे जार निकाले। निविया ने काइल से कुछ देर के लिए सिंक उधार मांगी। जार में मसाले थे। उसने उन्हें मांस पर छिड़का। निविया ने मांस काइल को दिया और कहा कि इसे अभी चखो। निविया बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देख रही थी। उसे पता था कि उसे यह पसंद आएगा। काइल ने धीरे से मांस को अपने मुंह तक लाया और सावधानी से एक छोटा सा टुकड़ा खाया। काइल को समझ नहीं आ रहा था कि निविया ने मांस के साथ क्या किया। निविया ने उससे पूछा कि क्या उसे यह पसंद आया, लेकिन वह बस खाता रहा। कुछ ही सेकंड बीते थे और सिंक पूरी तरह से साफ हो गई थी। काइल ने निविया की ओर देखा और कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट था। यह सुनकर निविया खुश हुई और मुस्कुराई। आग जलती रही जिससे एक मधुर चटकने की आवाज आ रही थी। निविया लेटी हुई तारों को निहार रही थी। वह अपने थॉट में डूबी हुई थी। उसके मन में बहुत सारे थॉट थे। निविया को एहसास हुआ कि उसके पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। वह समझ गई थी कि राक्षसों और जल्द ही शुरू होने वाले युद्ध के कारण वह मर नहीं सकती। उसके पास युद्ध को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। वह बस भाग सकती है। किंवदंती कहती है कि निविया बेर को भगवान ने चुना था। अचानक उसने काइल की आवाज सुनी जो पूछ रहा था कि क्या वो सो सकती है। निविया ने उसकी ओर देखा, महसूस किया कि रात बहुत हो चुकी है और वह सो नहीं पा रही है। काइल ने कहा कि आज रात काफी उजाला है। निविया को उसकी बात समझ नहीं आई।
क्योंकि अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निविया के चेहरे का भाव अचानक बदल गया, मानो उसने कुछ देख लिया हो। उसने देखा आसमान में कितनी जल्दी लेकिन बेहद खूबसूरती से एक तारा टूटा। निविया यह देखकर सचमुच खुश हुई। सुबह निबिया को उठने में बहुत मुश्किल हुई। उसने थोड़ा और समय मांगा। के नाइट ने कहा कि अगर वह अभी नहीं उठी तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। निबिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। काइल पहले से ही नाश्ता बना रहा था और बर्तन से बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। निबिया ने हैरानी से के नाइट की ओर मुड़कर पूछा कि क्या बन रहा है। उसने कहा कि कल का कुछ मांस बचा हुआ था और उसने रोस्ट बनाने का फैसला किया। निबिया को यह चखने में दिलचस्पी हुई। चखने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसमें मसाले डाल दे तो यह एकदम सही बनेगा। बिना सोचे समझे निबिया ने उसे मसालों का दीवाना बनाने का फैसला किया। काइल ने अचानक पूछा कि क्या उसने कभी शेफ बनने के बारे में सोचा है। निविया ने कहा है क्योंकि वह अकेली रहती है, इसीलिए उसे खाना बनाना सीखना ही था। उसने काइल को प्लेट देते हुए उसकी खुशी की उम्मीद की। कल की तरह ही काइल ने धीरे से चम्मच अपने मुंह तक उठाया और भुने हुए मांस का स्वाद चखा। निबिया को लगा कि उसे मसाले ज़्यादा डालने के बाद भी पसंद नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछ पाती, काइल ने प्लेट से सारा मांस चट कर लिया। हाथ से मुंह पोंछते हुए उसने कहा, बहुत स्वादिष्ट था। यह सुनकर निबिया खुश हुई और बस मुस्कुरा दी। यह एक दिलचस्प सफ़र का चौथा दिन था। निबिया प्रैक्टिस करती रही। उसने पूरी कोशिश की। काइल यह सब देखता रहा और उसे सलाह देता रहा कि उसके लिए क्या बेहतर होगा और क्या सुरक्षित होगा। उसने देखा कि चाकू से जल्दी वार करना चाहिए। निविया ने सब कुछ ध्यान से सुना और उसकी सलाह मानी। काइल थोड़ा हैरान था कि निविया इतनी जल्दी सीख रही थी। शाम हो गई, उन्हें काफ़ी भूख लग चुकी थी। काइल ने अपनी बैग में मांस का एक सुंदर टुकड़ा निकाला, जिससे निविया खुश हो गई। उसने कहा कि कभी कभी सामग्री के प्राकृतिक स्वाद को बनाए रखना बेहतर होता है। काइल और नहीं रुक सका। भूख से उसके मुंह से लार टपक रही थी। निविया को यह भी पता चल गया था कि मांस को पलटने का समय कब है। काइल एक स्वादिष्ट स्टेक का आनंद लेने के लिए एक्साइटेड था। निविया उसे देखती रही। उसकी निगाहें मांस पर टिकी हुई थी। स्टेक तैयार था और उसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। उन्होंने अपने आनंद को और बढ़ाने की कोशिश की, हालांकि यह सफल नहीं हुआ। ट्रेनिंग के बाद निबिया को जोड़ों में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। वह पहले से ही गर्म पानी के स्नान में आराम करने का सपना देख रही थी। काइल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है और वह क्यों कर रही है। निविया खुश थी कि उसे आखिरकार उसे स्वाद का एहसास दिला दिया था। उस लड़के ने कहा कि कल वे एक छोटे से गांव में पहुंचेंगे। उसने सुझाव दिया कि वह थोड़ी देर रुककर आराम करे और सामान इकट्ठा कर ले। अचानक निविया ने उससे पूछा कि वह सच में कहाँ जा रहा है। काइल ने एक पल सोचा और कहा कि वह ऑटम जा रहा है और यह भी बताया कि यह एविल से ज़्यादा दूर नहीं है। निविया को उसकी बात समझ में नहीं आई क्योंकि वह भूगोल में अच्छी नहीं है। कुछ ही मिनटों में निविया सो गई, लेकिन केनाइट सो नहीं पाया। वह निविया को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑल्ड परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के बावजूद वह ऑटम के बारे में कैसे नहीं जानती। अचानक केनाइट ने निविया को कंधे से पकड़कर खड़े होने को कहा। निविया समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह मुश्किल से सोई थी। काइल उसके पास झुककर चुप रहने को कहने लगा। उसने उसके कान में फुसफुसाकर कहा कि उनके बगल में कोई है। कुछ ही सेकंड में दोनों हथियार बंद हो गए और ध्यान से सुनने लगे। दूर से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वह मशालों की रोशनी जैसी लग रही थी। वे हरल गांव के सम्मेलन कक्ष में पहुंचे, जहां गर्मा गर्म बहस चल रही थी। निबिया इस बात से बहुत गुस्से में थी कि गांव के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। गांव वाले हताश थे और कह रहे थे कि राक्षस अचानक आ गए थे। निबिया यह सब सुनकर हैरान रह गई।
बूढ़े आदमी ने कहा कि उन्हें राक्षस कभी नहीं मिले। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा कि वह उस रात पहरा दे रहा था और उसने उन्हें देखा था। निव्या समझ गई कि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि वे राक्षस थे या नहीं। गांव वालों ने केनाइट से अपनी रक्षा करने और अपने बच्चों को ढूंढने में मदद मांगी। निव्या उनकी विनती सुनकर भावुक हो गई और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने काइल को आवाज दी जो उसे हैरानी से देख रहा था। निव्या ने कहा कि वह उसकी मदद करने के लिए रुकेगी। केनाइट को समझ नहीं आया कि उसे क्यों रुकना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। निव्या ने कहा कि वह समस्या को नज़रअंदाज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एक लड़की ने रोते हुए निव्या को धन्यवाद दिया। निव्या ने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है और वह उसे रुकने के लिए नहीं मनाएगी। काइल ने निव्या की ओर देखा और उसकी बातों पर सोचा। उसने कहा कि वे वह 2 दिन रुक सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि आराम करते समय वह शिकार में मदद करेगा। बूढ़े आदमी ने आंसू के साथ मदद के लिए सहमत होने के लिए केनाइट को धन्यवाद दिया। काइल ने उस जगह के मैप बनाने और उन्हें वह जगह दिखाने के लिए कहा जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। निव्या एक जगह खड़ी रही, मानो किसी बात से हैरान हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हरल गांव में है। निव्या ने फैसला किया कि वह उनका विश्वास बढ़ाने के लिए मदद करेगी। काइल को देखकर वह जानती थी कि वह वहाँ है और एक भरोसेमंद साथी है। गांव वाले काइल को सामुदायिक झोपड़ी में ले गए जहां उन्होंने बच्चों को छिपाया था। उस आदमी ने उस जगह को देखा और समझ नहीं पाया कि वे सभी बच्चों को यहाँ कैसे छिपा सकते हैं। वह जमीन पर बैठ गया। उसने कई छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि सचमुच एक राक्षस यहाँ घुसा आया था। निवासी दंग रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। मुंह फेरते हुए काइल ने कहा कि यह सब बहुत अजीब है। उसने आगे कहा कि खलिहान में खून के कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि कोई घायल नहीं हुआ था। निविया को लगा कि बच्चे शायद अभी भी जिंदा है। काइल ने कहा कि पैरों के निशान को देखकर लगता है कि राक्षस ने अकेले यह काम किया था। उसने आगे कहा कि संभव है कि बच्चे डर गए होंगे और भाग गए होंगे। निव्या ने खुशी खुशी सबको बताया कि बच्चे सुरक्षित है। एक निवासी ने धमकी भरे लहजे में पूछा कि वे उन्हें कैसे ढूंढेंगे। उस आदमी का नाम आरमन था। वह इस बात से बहुत गुस्से में था कि गांव के चारों ओर राक्षसों के झुंड थे। उसने चिल्लाकर कहा कि बच्चों को ढूंढते समय वे सब मर सकते हैं। आरमन चिल्लाया कि कोई भी अकेले या पूरे समूह का शिकार नहीं कर सकता। निव्या ने उसे जवाब दिया कि राक्षस अभी छोटा है। आर्मेन ने पूरी बात नहीं सुनी और चिल्लाकर कहा कि बाहर बड़े बड़े राक्षस भी है। निव्या इस बात से बहुत गुस्सा हुई और बोली कि जब तक उसका बच्चा लापता ना हो तब तक निष्क्रिय रहना असंभव है। इससे आर्मंड और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने उंगली उठाना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया कि उसका भी एक बेटा है, लेकिन उसके पास नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। निबिया ने आर्मन को तिरस्कार और अविश्वास भरी निगाहों से देखा। एक ग्रामीण को लेटर लिखकर पुष्टि की गई कि उसका एक बेटा है। रोते हुए उसने कहा कि सभी बच्चों में उसका छोटा बेटा भी है। नेविया सोच में पड़ गई और आर्मंड की बातों पर विश्वास करने लगी। उसने हैरानी से आर्मंड से पूछा कि क्या समस्या है। फिर निव्या ने उससे दोबारा पूछा कि क्या उसका बेटा लापता हो गया है। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे ढूंढने की इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है। आर्मंड चिल्लाया कि ग्रामीणों और परिवारों का जिंदगी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निव्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बात कैसे कह सकता है। लड़के ने काइल को चिल्लाकर बताया कि उन्होंने इलाके का नक्शा बना लिया है। काइल उन्हें देखकर खुश हुआ, क्योंकि कम से कम थोड़ी देर के लिए तो उसे बहस सुननी बंद करनी पड़ेगी। उसने नक्शे का ध्यान से अध्ययन किया। निवासियों से कहा कि हर जगह बस झाड़ियाँ और कुछ गुफाएं हैं। लड़के ने कहा कि उन्होंने हर जगह इतनी अच्छी तरह से छानबीन की कि वहाँ एक चूहा भी नहीं छिप सकता। काइल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे कहाँ हो सकते हैं। उसने कहा कि बच्चों के सारे सुराग मिटने से पहले जल्द से जल्द तलाशी अभियान शुरू करना जरूरी है।
और यह भी कहा कि हो सकता है उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़े और स्वयंसेवकों की ज़रूरत है। कायल सीरियस था और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता था। 5 आदमी आगे बढ़े, बाकी लोग गांव के पास तलाशी करेंगे। निविया आर्मेन के पास पहुंची, जिसने उसे गुस्से से देखा। आर्मेन ने निविया से पूछा कि क्या उसने कैनाइट की बात नहीं सुनी। निविया ने तिरस्कार से जवाब दिया कि उसने ध्यान से सुना था। उसने कहा कि उसने कैनाइट को पूरी तरह गलत समझा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जो लोग सभी जोखिमों को समझते हैं वे आगे बढ़ते हैं। आर्मिन चिल्लाया कि छोटी लड़की खतरे में कुछ नहीं कर पाएगी। निविया ने फिर दोहराया कि उसने कैनाइट के शब्दों को गलत समझा है। आर्मेन निविया को हैरानी से देखने लगा। हर बात का बोझ सबके ज़मीर पर होगा। आर्मेन ने अपने मन की बात जोर से कह दी। निविया बहुत गुस्से में आ गई और उसने खंजर को दांतों में दबा लिया। आर्मेन चिल्लाया कि निविया एक मूर्ख छोटी लड़की है। वह भयंकर गुस्से में था और उसने निविया की ओर मुक्का मार दिया था, लेकिन निविया ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए खंजर से वार किया उसके गले तक। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह उसकी बुरी आदतों की जांच करना चाहता है। काइल ने निविया के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने को कहा। निवासी अरमान से शांत होने के लिए कहने लगे, क्योंकि निविया और काइल उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए थे। अरमान ने अपना सिर नीचे कर लिया और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो दांत पीसते हुए माफ़ी मांग रहा हो। निविया इस सिचुएशन को बुला नहीं पा रही थी। अचानक मेलिंग ने बहुत हिचकिचाते हुए कैनाइट को पुकारा। हाथ में त्रिशूल लिए उसने कहा कि उसे भी खोज में जाना चाहिए। काइल इस लेडी के साहस को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। दोनों ने मिलकर सोचा और खोज के लिए निकल पड़े। मशालों की वजह से चारों ओर पर्याप्त रोशनी थी। काइल ने कहा कि उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा क्योंकि निशान खत्म हो रहे थे। निविया को देखकर उसने सोचा कि वह दूसरों से बेहतर लड़ सकती है। उस आदमी ने कहा कि हमें 4-4 लोगों के 2 समूह में बांटना होगा। निविया एक समूह की नेता बन गई। वह आगे चलने लगी। किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। वह अचानक रुक गई और सुनने लगी। आर्मन ने उसे बकवास बंद करने को कहा। निविया ने दोहराया कि अब उनका पहला काम बच्चों को ढूंढना है। वह आर्मन पर गुस्सा थी। वह इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा था। हर बार जब वह उसकी आंखों में देखती तो उसका शक और बढ़ता जाता। निविया ने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। आर्मिन चिल्लाया कि वह गलत समझ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। निविया ने जोर देकर कहा कि वे जाकर देख लेंगे। आर्मिन चिल्लाया, अगर उसका सामना राक्षसों से हो जाए तो वह क्या करेगी। निविया ने राहत की सांस ली और कहा कि वह उन्हें मार डालेगी। उसने आदेश भरी आवाज में उसे तुरंत रोकने को कहा। निविया खुद को रोक नहीं पाई और उसने खंजर आर्मन के चेहरे के ठीक बगल में कर दिया। अपना हाथ हटाए बिना उसने उसे अपने सवाल का जवाब देने को कहा। आर्मन बहुत डर गया और खंजर हटाने को कहा। निविया ने पूछा कि क्या उसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। आर्मन ने गहरी सांस ली, हिलने से भी डर रहा था, और कहा कि उसे कुछ नहीं पता। निविया गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने तुरंत कबूल करने को कहने लगी। उसने उसे घूर कर देखा और कहा कि वह मजाक नहीं कर रही है। निविया ने कहा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उसने मुझसे उनके पास की झाड़ियों को देखने को कहा। लेडी ने झाड़ी की शाखाओं को ध्यान से हटाया, एक कांटेदार औजार से इशारा करते हुए। एक छोटा लड़का झाड़ियों में बैठा बुरी तरह कांप रहा था। अपनी चाची को देखकर वह रोते हुए उनके गले लग गया। आर्मन घुटने के बल गिर पड़ा, मानो किसी बात से परेशान हो। मेलिंग और भी जोर से रोने लगी। इस बात से खुश थी कि कम से कम वह सुरक्षित है। वह लड़के के पास बैठ गई और पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ है। एंटोन ने अपनी चाची के पीछे से देखा और अपने पिता को देखा। वह और भी जोर से रोने लगा। वह चीखा और सीधे उनकी ओर भागा। आर्मेन को गले लगाकर उसने माफ़ी मांगी और कहा कि उसे पता था कि आर्मेन ने उसे चुप रहने और यही बैठने के लिए कहा था। वह चीखा और कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है और ठंड लग रही है। निविया ने गुस्से से पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। आर्मन आंसू के
बीच कहने लगा कि उसके पास कोई चारा नहीं था। एंटन वापस मिन के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। निविया ने आर्मन को तुरंत रोना बंद करने को कहा और यह भी कहा कि अंधेरा होने से पहले उसे अभी कबूल कर लेना चाहिए। निविया ने कहा कि वह जरूर माफ़ी मांगेगा, लेकिन तभी जब उन्हें बच्चे मिल जाएंगे। आर्मन चिल्लाया कि डाकू उसे और उसके बेटे को मारना चाहते हैं और यही कारण है कि उसके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गांव के बाकी बच्चों को अंदर लाना पड़ा। वह खलिहान में आया और कहा कि गांव में राक्षस है और उन्हें पहाड़ पर बेच दिया है। आर्मेन ने कहा कि उसने एथन को छिपा दिया और बाकी बच्चों को डाकुओं के हवाले कर दिया। वह माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि उसे बहुत अफसोस है। निविया ने मेलिंग से कहा कि वह लड़के को समूह के पास ले जाए और के नाइट काइल को भी ले आए। निविया उछलकर कहीं भाग गई। उसने खुद से कहा कि उसे सूरज डूबने से पहले वहां पहुंचना है। निविया समझ गई थी कि अगर वह रात के समूह का इंतजार करती रही तो वह बहुत देर हो जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन से छलांग लगाई और एक लंबी छलांग लगाई। निविया झाड़ियों के पास उतरी जिनके पीछे एक गाड़ी और लोग खड़े थे। उसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उम्मीद नहीं थी। निविया समझ गई कि उन्होंने कायर आर्मन को धमकाने का फैसला इसलिए किया था ताकि वह खुद को खतरे में ना डाले। डाकुओं के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी और गाड़ी भरे बच्चे थे। बच्चों के हाथों पर पट्टियां बांधी थी और वे चीख चिल्ला रहे थे कर रो रहे थे। उनकी सिसकियां सुनकर निविया और भी गुस्सा हो गई। उसने अपना धनुष उठाया और अनुमान लगाया कि वे लोग 40 मीटर दूर थे। समस्या यह थी कि उसके पास बस एक ही मौका था। उसने देखा कि वे पहले से ही जाने की तैयारी कर रहे थे। निविया ने तीर उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसे अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। निविया तीर चलाने के लिए तैयार थी, बस निशाना लगाना बाकी था। उसे अपना पुराना रूप याद आ गया क्योंकि वह एक निशानेबाज थी। ठीक 1 सेकंड बाद निविया ने तीर छोड़ दिया। उसे पहले से ही पता था कि यह जरूर से लगेगा। तीर घोड़े के खोर को चीरते हुए घुटने तक जा लगा। निविया को खुद पर गर्व महसूस हुआ। डाकू तुरंत इधर उधर देखने लगा कि कौन और कहां से तीर चला रहा था। निविया एक पेड़ के पीछे छिप गई और अपने सांस रोक ली। निविया ने पेड़ के पीछे से ही दूसरा तीर खींचना शुरू किया। अचानक काल घोड़े पर सवार होकर वहां आया और निविया उसके अचानक आने से थोड़ी डर गई। काइल के हाथ में तलवार थी। उसका चेहरा बहुत सीरियस था। निविया ने देखा कि खून चारों ओर उड़ रहा था। चीखें सुनाई दे रही थी। निविया खुद इस सीन को देख दंग रह गई। वह ज्यादा देर तक नहीं देख सकी। खून देखकर ही उसे उल्टी आने लगी। काइल को निविया की चिंता सताने लगी और उसने उसकी पीठ सहलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस बात को स्वीकार करना मुश्किल है। निविया ने काइल का हाथ झटक दिया और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। उसने कहा कि यहाँ भागते हुए उसे लगा था कि वह मर जाएगी। निविया इस बात से बहुत नाराज थी कि काइल इतनी आसानी से घोड़े पर सवार होकर यहाँ पहुंच गया। काइल ने निविया को अपने घोड़े पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। निविया इतनी शर्मिंदा थी कि काइल के सामने उसे बुरा लग रहा था। उसने यह कहकर बात बदल दी कि उसे भूख लग रही है। काइल ने निविया को थोड़ी स्नेह भरी नजरों से देखा। गांव के प्रवेश द्वार पर निवासी अपने बच्चों को देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे। मलिंग अपनी बेटी और बेटे को देखकर सबसे ज्यादा हंसी और रोई। अचानक निविया ने बगल से किसी को गांव छोड़ने के लिए कहते सुना। बूढ़े आदमी ने आर्मन से कहा कि वह गांव के पास भी न जाए। आर्मन घुटने के बल बैठकर माफी मांगने लगा और छोटा एथन उसके पास रो रहा था। निविया ने कैद भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। हालांकि उसने सचमुच बहुत बुरा बर्ताव किया था। मेलिन ने निविया और काइल की ओर देखा जो उस लेडी को ध्यान से देख रहे थे। रोते हुए उसने बच्चों को ढूंढने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मेलिन ने उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया। लेडी ने झटपट खाना तैयार कर दिया। खाने की खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। उसे चिंता थी कि उन्हें खाना पसंद आएगा या नहीं, लेकिन निविया इतनी भूखी थी कि उसकी नजरें मेलिन से हट ही नहीं रही थी कि निविया सोचती
थी कि घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है, खासकर जब कोई और उसे बनाए। कुछ ही पलों में निविया का पेट पूरी तरह भर गया। मेलिंग ने निविया के कंधे पर हाथ रखा और उसे बुलाया। उसने उसे बदलने के लिए गांव से कुछ कपड़े दिए। निविया अभी भी बाथरूम जाने का सपना देख रही थी क्योंकि उसे खुद पर बहुत बुरा लग रहा था। लेडी ने निविया को एक साबुन दिया जिसे पाकर वह बहुत खुश हुई। मेलिंग ने बताया उन्हें यहाँ गर्म पानी से भरे टब वाले स्नानघर है। निविया खुशी से चिल्लाई और धन्यवाद कहा। निविया तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी थी। निविया दौड़ी और पहले से ही कल्पना कर रही थी कि वह इस पल का कितना आनंद लेगी। उसके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने काल के बारे में सोचा और उम्मीद की कि वह उसे पहले जाने देगा। जैसे ही वह स्नानघर के पास पहुंची, उसने गुनगुनाने की आवाज़ सुनी और वहां रुक गई। निविया ने सावधानी से और धीरे से दरवाजा खोला। उसका चेहरा अचानक बदल गया, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। काल पहले से ही स्नानघर में था और उसने सबसे पहले उसकी गर्दन देखी। दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर काइल उस दिशा में मुड़ा। वह पूरी तरह से नग्न था। नेविया को हैरानी से देख रहा था। नेविया वही जम गई। उसकी नजरें उस लड़के से हटी ही नहीं रही। लेकिन अचानक उसे तबीयत खराब महसूस हुई और वह अपना मुंह हाथ से ढक के स्नानघर से बाहर भाग गई। काइल बस सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस समय मिंग अपने घरेलू कामों में व्यस्त थे। मुड़कर देखा तो उसने एक लगभग नीली पड़ी लड़की को देखा। वह लड़ी बहुत डरी हुई थी और पूछने लगी कि क्या हुआ है। उसे लगा कि स्नानघर में कुछ हुआ है और वह पहले से ही एक कांटा उठा रही थी। मिंग ने निविया की और कांटा तान दिया जिससे निविया बहुत चौंक गई। उसकी आंखों के सामने नग्न काइल था और उसकी इज्जत बस एक कांटेदार भाले से ढकी हुई थी। निविया को और भी बुरा लगा। वह खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। मिंग ने उसे एक गिलास पानी दिया। अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। निविया ने बिना कुछ समझे सारा पानी एक ही घूंट में पी लिया। मैनिंग ने जल्दी से कहा कि वह उसके लिए दूसरा स्नान तैयार करेगी। कुछ मिनटों बाद निविया आखिरकार बाथरूम में पहुंची। निविया ने खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली। निविया को इस शरीर में आए 2 हफ्ते हो चुके थे। उसने उनसे बचने के लिए उसे इस तरह दुख सहना पड़ रहा था। निविया का एक एम था, पृष्ठ बनने से बेहतर था खलनायक बनना। आने वाली समस्याओं और उनसे बचने के तरीके के बारे में सोचने से उसे तेज सिर दर्द हो रहा था। निवासियों ने निविया और नाइट को अलविदा कहा और उनकी मदद के लिए एक बार फिर धन्यवाद दिया। मीन ने व्यक्तिगत रूप से कई बार धन्यवाद दिया। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों में कुछ दिखाते हुए कहा कि वे उन्हें कुछ देना चाहते हैं। निविया की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि यही वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह तब तब मिला था जब गांव पहली बार बसा था। कैनाइट मनाही करने वाला था कि निविया ने चतुराई से उसका मुंह हाथ से ढक दिया। निविया समझ गई कि उन्हें यह भी नहीं पता कि यह किस तरह का अंडा है। अंत में गांव वालों ने उन्हें आगे की सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। काइल ने सुझाव दिया कि अंधेरा होने से पहले रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ ली जाए। उस आदमी ने उससे कहा कि जब तक वह शिकार करता है तब तक आग जला ले। जैसे ही काइल जाने लगा, निविया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। काइल अपने ख्यालों में खोया हुआ धीरे धीरे जंगल में चला जा रहा। अचानक रुककर उसने कोई धुन सीटी बजाई। वह अजनबी आदमी काइल के पीछे आ गया। उस आदमी ने कहा कि ड्यूक का पत्राचार दोनों तरफ से बहुत सक्रिय हो गया है। यह सुनकर काइल सोचने लगा कि वे पत्राचार में क्या है, यह कैसे पता लगा सकते हैं। उसने कहा कि उन्हें किसी न किसी तरह पता लगाना होगा, लेकिन छतही तौर पर नहीं। उस आदमी ने जवाब दिया कि अगर आप इनमें गहराई से जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे सभी ड्यूक के आदमी हैं। काइल ने उनसे कहा कि वे एक भी हरकत पर नजर रखे। काइल अर्सिलिया राज्य का दुश्मन और सिंहासन का मेन उत्तराधिकारी था। ड्यूक एथन लालची था। उसका परिवार आसानी से राज्य सत्ता हथिया सकता था। उस इंसान ने काइल को एक गठरी सौंपी। काइल ने उसे कागज दिया और उसे देखा और उसे देखने को कहा। उस पर जो लिखा था
उससे यह समझा जा सकता था कि वे उत्तराधिकारियों की सगाई करवाकर गठबंधन करना चाहते थे। काइल हैरान हुआ और पूछा कि क्या वे निविया के बारे में बात कर रहे हैं। लड़के ने राजकुमार काइल के थॉट की पुष्टि की, जिससे राजकुमार गुस्से में कागज के टुकड़े को मसलने लगा। उसे लगा कि कहीं निविया वेयर का इसमें हाथ तो नहीं है। निविया ही शायद मेन कड़ी हो सकती है, क्योंकि वह वरिष्ठ बनने के उम्मीदवार है। काइल यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्यों भाग गई। तभी लड़के को याद आया कि उसे पास की एक नदी में कुछ मिला था। उसने मछली को दिखाते हुए माफी मांगी कि उसने उसे पकाया नहीं था। काइल ईंधन की ओर मुड़ा, जिससे लड़का चौंक गया। राजकुमार ने तुरंत क्लियर कर दिया कि अब वह उससे एक पुरुष की तरह बात कर रहा है। काइल ने ईटन के कान में कुछ फुसफुसाया। ईटन बहुत डरा हुआ और पूछा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अचानक वह कहने लगा कि यह सचमुच शानदार और अद्भुत है। काइल ने बिना चापलूसी के पूछा, क्योंकि वह सच जानना चाहता था। ईटन ने कहा कि वह अब तक देखे गए सभी लोगों में से सबसे योग्य था। काइल गुनगुनाते हुए जाने लगा। निविया ने आग जलाई और काइल उनके लिए मछली पकाने लगा। उसने कहा कि वे 4 दिनों में बर्बर के किले पहुंच जाएंगे। निभ्या ने उससे पूछा कि वह क्या करेगा और क्या वह उसके साथ चलेगा। लड़के ने तुरंत कहा वह तुरंत आगे बढ़ जाएगा। उसने आगे कहा कि उसे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। निव्या ने सोचा कि अगर वह उसके साथ न जाए तो बेहतर होगा। निव्या के पिता आंसुओं में उससे माफ़ी मांगे और उसकी सौतेली माँ उससे तब तक वापस ना आने की चेतावनी देगी जब तक वह पृष्ठ नहीं बन जाती। निव्या समझ गई कि वह इस परिवार को नहीं बचा सकती। काइल को उसकी चिंता हुई। उसे लगा कि उसे सिर दर्द है। निव्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितनी परेशान थी। उसने अचानक कहा कि वह टेम्पल से भाग गई थी। निव्या ने कहा कि उसके परिवार वाले चाहते थे कि वह पृष्ठ बने। काइल ने पूछा कि वह ऐसा क्यों नहीं चाहती। निव्या ने कहा कि अगर वह पृष्ठ बन जाती है तो एटियस से शादी करने का यही एकमात्र तरीका है। उसने अचानक पूछा कि क्या उसके पास थोड़ी शराब बची है। काइल ने बिना कोई सवाल पूछे शराब उसे दे दी। निव्या ने गहरी सांस ली और कई बड़े घूंट पी लिए। उसने आगे कहा, निव्या ने कहा कि परिवार का पेट पालने के लिए एक इंसान का कष्ट सहना सामान्य बात है, और साथ ही यह भी कहा कि उसे एहसास हो गया है कि यही उसका जिंदगी है और उसे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। निव्या ने कहा कि ऐसे जोखिम उठाना असंभव है, क्योंकि गारंटी नहीं है। निव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि खुशी भीतर से ही आती है। निव्या ने यह बात सबके सामने सहजता और चमकती आंखों से कही। काइल ने सिर झुकाकर निव्या की बातों पर सीरियसली सोचा। निव्या ने कैनाट की ओर देखा और सोचा कि सुनते समय वह कितना प्यारा लग रहा था। अंगड़ाई लेते हुए निव्या ने कहा कि उसने ड्यूक से सगाई तोड़ने के लिए भी कहा था। यह सुनकर काइल ने अचानक सिर उठाया और फिर पूछा कि उसने क्या कहा। निव्या को समझ नहीं आया कि वह इतना हैरान क्यों था। काइल सदमे से कुछ बोल भी नहीं पाया। निव्या ने कहा कि बेशक वह उसे कुछ समय के लिए पसंद करती थी, लेकिन यह बस एक मामूली बात थी। काइल की प्रतिक्रिया देखकर निव्या ने कहा कि वह बस नादानी कर रही थी। उसने आगे कहा कि ड्यूक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बस मुंह बनाया। निव्या ने कहा कि उनकी सगाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनके परिवारों ने ऐसा तय किया था। काइल ने पूछा कि उसे उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने आगे कहा कि बड़े टेम्पल के लोग उसके बारे में पूछने लगे थे, इसलिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई थी। के नाइट ने उससे पूछा कि उसने इस तरह तीरंदाजी करना कहाँ से सीखा। निविया मुंह फेर कर लेट गई और बोली कि शराब खत्म हो गई है और वह अब कुछ नहीं कहेगी। काइल ने कहा कि उन्हें बातचीत पूरी करनी है, लेकिन निविया पहले ही खर्राटे ले रही थी। काइल ने थोड़ा सा सामान समेटा और खुद भी सोने चला गया, और सुबह धूप खिली हुई थी। निविया इतनी गहरी नींद सो रही थी कि सूरज की किरणें भी उसे परेशान नहीं कर रही थी। काइल बहुत थका हुआ लग रहा था। उस लड़के ने निविया को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बस कुछ बुदबुदाई। बड़ी मुश्किल से काइल को समझ आया कि उसने उसकी तलवार के बारे में कुछ कहा था। उसने स्लीपिंग बैग उठाया और निविया को हिलाने लगा। निविया नाराज होकर उठी और अपनी आंखें मलने लगी। उसने लड़के की आंखों के नीचे काले घेरे देखे और वह डर गई। जवाब में कल बस चुप रहा। उसे लगातार देखते हुए निविया को इतनी नजदीकी निगाहों से असहज महसूस हुआ और उसने अपना चेहरा धोने का फैसला किया। अचानक काइल चौंक गया और ऊपर देखा। निविया ने तुरंत उसे पकड़ लिया। काइल ने खंजर को दानव समझ कर निशाना साधा और खंजर को आसमान में फेंक दिया। उसका लक्ष्य एक कबूतर था। वह असफल रहा। निव्या ने समय बर्बाद ना करने का फैसला किया और तीर खींच लिया। काइल थोड़ा मुड़ा
निविया ने पूरी ताकत से तीर खींचा और कबूतर पर अपनी नजरें टिकाए रखी। काइल सदमे में था, यह जानकर कि राज्य के सबसे अच्छे तीरंदाज भी उसके सामने ठीक नहीं पाएंगे। एक पल बाद ही निविया गर्व से मुस्कुराई। काइल दंग रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने देखा कि तीर से छलनी होकर कबूतर नीचे गिर गया। वह कुछ और पल तक कबूतर को देखता रहा। निविया ने उसे पूछा कि क्या वह पक्षी को उसके पैर पर लगे कागज के टुकड़े की वजह से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। काइल ने ध्यान से कबूतर के पैर पर लगे कागज के छोटे टुकड़े को उठाया। उसने कागज खोला और उस पर लिखी बातें पढ़ने लगा। उसे एक तरफ फेंकते हुए उसने कहा कि उसे अपना लक्ष्य बदलना होगा। निविया यह सब देखकर हैरान थी। अचानक उसने काइल को गुस्से से पूछते सुना कि उसने यह कैसे किया। निविया ने खुशी खुशी काइल को धनुष चलाना सिखाने की पेशकश की। उसने सोचा कि उसे तलवार चलाना सिखाने के लिए काइल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। काइल ने कहा कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। निविया खिलखिलाकर हंस पड़ी और पूछा कि क्या उसके मन में उसके लिए भावनाएं जाग उठी है। मुंह फेरते हुए उसने कहा कि वह भी कामदेव के बाणों का उतना ही अच्छा इस्तेमाल करती है। काइल के गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तब से 4 दिन बीत चुके हैं। काइल ने आसमान की ओर देखा, कहा कि बारिश होने के आसार नहीं लग रहे हैं। निविया थोड़ी हैरान थी क्योंकि सब कुछ बिल्कुल उल्टा दिख रहा था। केनाइट ने कहा कि वे सूरज डूबने से पहले हर्ब के इलाके में पहुंच सकते हैं। निविया ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि समय कितनी जल्दी से बीत जाता है। काइल उसकी ओर मुड़ा और कहा कि वे अभी निकल रहे हैं। वे अपने घोड़े पर सवार हो गए, जिससे निविया का मनोबल थोड़ा बढ़ गया। निविया पूरे रास्ते बोलती रही, उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वह कोई गाना गा रही थी, मानो अकेले ही सवारी कर रही हो। यह सब सुनकर काइल भावुक हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान बार बार आने लगी। उसने रस्सी को और कसकर पकड़ लिया और वे तेजी से आगे बढ़े। समय तेजी से बीत गया और वे हर वर्ष के इलाके में पहुंच गए। जैसे ही निविया घोड़े से उतरी, वह तुरंत उदास हो गई। काइल उसे देखता रहा और कुछ नहीं बोला। निविया ने अपना सिर तक नहीं उठाया। वह साफ तौर पर परेशान थी। उसने काइल को उसकी मदद के लिए बनावटी मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया। काइल सफर को और मजेदार बनाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने आगे कहा कि उसकी दिशा और उसका लक्ष्य बदल गया है। यह सुनकर निविया और भी परेशान हो गई। निविया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विदाई में हाथ मिलाने की पेशकश की। काइल को बेचैनी और अजीब से असहज महसूस हुई। निविया ने पूछा कि क्या उसका हाथ उसे इतना परेशान कर रहा है। काइल ने अपनी जेब से कुछ निकाला और निविया के हाथ में दे दिया। ईठन ने राजकुमार को बताया कि निविया ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए हैं। तब काइल ने फैसला किया कि उसे निविया से हमेशा धोखा देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उसने निविया को कीमती पत्थरों से जड़ी एक सोने की कंघी दी। निविया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है। काइल ने कहा कि यह कंघी है, इसीलिए समझ नहीं आया कि उसने क्यों दी। निविया को समझ नहीं आया कि उसने उसे कंघी क्यों दी। हर सुबह वह उससे अपने बाल कंघी करने को कहता था, लेकिन निविया कहती थी कि उसे उसके लिए एक कंघी खरीदनी चाहिए। निविया ने कहा कि आसपास कोई ऐसा नहीं है जो उसे के पहनावे पर ध्यान दे। उसने आगे कहा कि वह खुद भी इस तरह के नज़ारे का आदी हो चुका है। यह सुनकर निविया को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कंघी को थैले में रख दिया। उसके हाथ को जोर से झटका देने पर एक अंगूठी जमीन पर गिर गई और ध्यान से देखने लगा। यह एक शाही अंगूठी थी जिस पर तिमोथ्रो के ड्यू का राज चिन्ह बना हुआ था। काइल को समझ नहीं आया कि उसने इसे इतने समय तक क्यों रखा और उसने उसे लड़की को दे दिया। मुंह फेरते हुए काइल ने नाराजगी से कहा कि वह बेवकूफ़ी कर रही है। निविया यह सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि कंघी शायद महंगी होगी और पैसे की जरूरत पड़ने पर काम आएगी। गार्डों ने निविया को बेक काउंटी की जागीर में प्रवेश करने दिया और आदमी बार बार कह रहा था कि उसे अपनी पहचान साबित करनी होगी। निविया ने कई बार उल्लू का नाम पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं। निविया इस बात से चिढ़ गई कि वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। वह चिल्लाने लगी कि वह बर्बर की सबसे बड़ी बेटी। निविया मंदिर में घुस गई थी, लेकिन पहरेदारों ने उसे वापस आने को कहा। निविया को समझ नहीं आया कि वे उसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। शरारती मुस्कान के साथ पूछा क्या निविया के लिए रास्ता सचमुच बंद था। निविया को लगा कि शायद उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वह टेम्पल से भाग निकली थी। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने कहा कि यह परिवार शापित है। वह समझ गई थी कि जब तक वह टेम्पल वापस नहीं जाती, उसे घर नहीं लौटना चाहिए। निविया जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी कि वह जंगल में मर जाएगी। उसने नाराजगी से उस आदमी से पूछा कि क्या वह उसकी मौत की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। निविया ने फिर पूछा कि क्या वह उसे अंदर जाने देगा। पहरेदार एक दूसरे से बातें करने लगे कि टेम्पल के दबाव के कारण उसका यह हाल हो गया है।
निविया चीखी और उसे कोई परवाह नहीं है और जमीन पर लेट गई। सुरक्षाकर्मी चौंक गए, उन्हें लगा कि निविया सो गई है। कुछ देर बाद वह जोर से कर्राह उठी। मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। पहरेदार दोपहर का खाना खा रहे थे। दोनों के हाथों में रोटी के टुकड़े थे। निबिया ने कहा कि सूरज डूब रहा है, इसीलिए उसकी भूख कोई हैरानी की बात नहीं थी। रोटी को ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी है। पहरेदार नाराज थे कि वह अभी तक कहीं नहीं गई थी। निबिया ने खाने से अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी आंखें चमक उठी। निबिया के उसे देखने के तरीके से उस लड़के को असहज महसूस हुआ। निविया ने मौके का फायदा उठाया और उसके हाथों से रोटी का टुकड़ा छीन लिया। समय बहुत जल्दी बीत गया और गहरी रात हो गई। निविया ने अपने खंजर को रुमाल में सावधानी से पूछा। अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। यह निविया की सौतेली माँ और जुला बर्बर विकाउंटिस थी। सौतेली माँ ने तुरंत निविया की शर्मनाक सिचुएशन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। निविया ने जवाब दिया कि वह लंबे समय से सफ़र कर रही है और उसके पास मिलने के लिए कुछ नहीं है। सौतेली माँ क्लियरली गुस्से में थी। उसने निविया पर सवालों की बौछार कर दी। निविया अपनी सौतेली माँ को शिष्टाचार सिखाने की तीव्र इच्छा से जल रही थी। अजुला ने उससे पूछा कि क्या वह टेम्पल भेजे जाने का कारण भूल गई है। उसने नेविया पर चिल्लाकर उसे तुरंत वापस आने को कहा। उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा कि वह तब तक वापस ना आए जब तक वह हेड प्रिस्ट का पोस्ट हासिल कर चुकी हो। निविया अपनी सौतेली माँ के बर्ताव से बेहद नाराज थी। निविया ने कहा कि वह अपने पिता और भाई से मिलने आई है, लेकिन अजुला अड़ी रही कि वह टेम्पल वापस जाए। निविया ने पूछा कि आखिर सौतेली माँ उसे अपने ही घर में क्यों नहीं आने दे रही। सौतेली माँ ने कहा कि वह यहाँ का कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है। निविया ने अपनी सौतेली माँ को दादी कहकर पुकारा और उसे अंदर जाने देने की विनती की। साथ ही यह भी कहा कि उसे खुद बुरा लगता है जब कोई उसे माँ कहता है। अजुला गुस्से से आग बबूला हो गई और निविया को निकम्मी लड़की कहने लगी। निविया ने फिर से अंदर जाने देने का रिक्वेस्ट किया। सौतेली माँ गुस्से से दांत बींचे कर कुछ बुदबुदाई। निविया खुश थी कि वह अपनी बात पर अड़ी रही। निविया की सौतेली माँ ने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसने अपने पिता से कुछ भी बेकार की बात की तो उसे तुरंत घर से निकाल दिया जाएगा। निविया सीरियस थी और बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। निविया के पिता कर्नल रेडबेर अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। पिता अपनी बेटी की बाहों में गिर पड़े और उसे याद करने लगे। निविया यह जानकर हैरान थी कि उसके पिता को पता नहीं था कि वह इतने समय से कहाँ थी। निविया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और निविया की बढ़ती उम्र को देखकर अचंभित रह गए। बेटी के गालों को सहलाते हुए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी हो गई है। अजुला ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि अब आराम करने और दवा लेने का समय है। अजुला ने बताया कि निविया आराम करना चाहती है और सुझाव दिया कि वे सब कुछ कल तक के लिए टाल दे। ऐसा लगता है कि अजुला यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि सारी शक्ति बस उसके हाथों में ही केंद्रित रहे। नॉवेल के अनुसार वह चाहती थी कि उसका बेटा परिवार का मुखिया बने। निविया ने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता को ले जाते हुए देखा। उसका गुस्सा बेकाबू था। उसने गुस्से में मुट्ठियां बींच ली। पीछे से अजुला का बेटा नुडाल्फ आया और उसने निविया के बारे में पूछा। नुडाल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा कि फटे पुराने कपड़े उस पर अच्छे लग रहे हैं। यह बेटा और उसकी माँ अजुला एक दूसरे के बिल्कुल समान है। निविया ने जवाब दिया कि पहनावे का जन्म सिद्ध अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात नुडाल्फर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई। निविया को एहसास हुआ कि उसने कभी भी अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं सीखा था। नुडाल्फर ने अपनी तलवार पकड़ी और कहा कि निविया पागल है। निविया शांति से उसकी हरकतें देख रही थी। नुडाल्फर घबरा गया क्योंकि निविया उसे बिल्कुल नहीं डरी थी। निविया ने कहा कि वह नीचे जाति के आदमी जैसा दिखता है। उसने उस पर तलवार चलाई और उसे चुप रहने को कहा। निविया ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें सीरियस भाव से उस पर टिकी हुई थी। एक आदमी उनके बीच खड़ा हो गया और नुडाल्फर को रोकने को कहा। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा कि घर से बाहर सालों रहने के बाद वह पूरी तरह पागल हो गई है। उर्बर्ट परिवार का यंग मुखिया बटलर हुइंगो कलियस्ता उनके बीच खड़ा हो गया। उसने नुडाल्फर को रोकने के लिए कहा, लेकिन नुडाल्फर को यह पसंद नहीं आया। निविया भी थोड़ी परेशान थी क्योंकि वह उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थी। नुडाल्फर चिल्लाया, उसे मेरा अपमान करने का क्या अधिकार है? हुगो ने पूछा कि क्या परिवार के सदस्यों के बीच कम से कम खून नहीं बहना चाहिए? नुडाल्फर वह इंसान शांत नहीं हो सका। निविया के शब्दों से उसे गहरा आहत हुआ था। हुगो ने निविया को आराम करने और अपने कमरे में रहने का सुझाव दिया। निविया को समझ नहीं आया कि वह उसे ताक झाक करने वाली नजरों से क्यों छिपा रहा है। नुडाल्फर ने हुगो से कहा कि वह फिर कभी एक भी लाल बाल न देखे। हुगो ने नौकर को निविया को उसके कमरे में ले जाने का आदेश दिया। निविया इस बात से नाराज थी कि उसे साथ ले जाने के बजाय घसीटा जा रहा था।
हुगो ने विनम्रता से निविया से अपने कमरे में जाने का रिक्वेस्ट किया और कहा कि चाहे वह न भी जाना चाहे, उसे जाना ही होगा। निविया को एहसास हुआ कि अगर उसे खून दिख जाए तो उसे तसल्ली मिल जाएगी। उसे अपने बचपन की याद आई। हुगो को अलविदा कहते हुए निविया ने कहा कि उसके भाई को जिंदा रखने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हुगो ने उदास होकर गाड़ी को जाते हुए देखा। निविया की उम्मीद बहुत कम रह गई थी, क्योंकि वही एकमात्र इंसान था जो उसके प्रति दयालु था। उसे समझ नहीं आ रहा था, शायद इसी वजह से वह और भी उदास हो गई। निविया ने फिर भी कमरे में जाने का फैसला किया, क्योंकि वह आराम करने जा रही थी। गुस्से में उसने नौकर के हाथ झटक दिए और कहा कि वह खुद जा सकती है। हुगो ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और कहा कि वह उसे रास्ता दिखाएगा। निविया थोड़ी असहज महसूस करते हुए हुगो के ठीक पीछे पीछे चली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नेक लड़का कहाँ चला गया। निविया का मन कर रहा था कि उसे एक थप्पड़ मार दे, यह सोचकर कि इससे निविया को अच्छा लगेगा। हुगो ने दरवाजा खोला और निविया अंदर चली गई। उसी समय एक नौकर भी उनके साथ अंदर आ गई। निविया धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन दरवाजा जोर से बंद होने के कारण से वह टूट गया। निविया ने सिर उठाया। वह हैरानी से हुगो की ओर देख ढकते हुए पूछा कि वह वापस क्यों आई है। उसने कहा कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था। निविया ने जवाब दिया कि वह घर लौट आई है और उसे इसकी परवाह नहीं है। हुगो चिल्लाया कि अगर उसका इरादा शुरू से ही वापस आने का था तो उसे कभी जाना ही नहीं चाहिए था। डरते हुए निविया ने पूछा कि क्या वह उसे नाराज है। उसने आगे कहा कि वह बिग टेम्पल उसके लिए नहीं था और यह वापस लौटने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। निविया ने गर्व से कहा कि उसी की जगह यही घर में है। हुगो ने पूछा कि क्या वह अपने दम पर इस जगह को छोड़कर नहीं गई थी। निविया को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे इतना नाराज क्यों है। उसने पूछा कि वह उसे बात क्यों कर रहा है और कहा कि इतने सालों बाद उसे कुछ और कहना चाहिए था। निविया ने कहा कि हुगो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो सब कुछ परिवार की भलाई के लिए हो, और उसने यह भी कहा कि उसने पहले ही देख लिया था कि उसने अजोला और नोडाल्फर की सेवा करने का फैसला कर लिया है। यह बातें सुनकर हुगो बहुत गुस्सा हो गया। उसने दांत भींच लिए। उसने कहा कि उसने उसका इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसने कहा था कि वह वापस नहीं आएगी। निविया ने गुस्से से पूछा कि वह उसे क्यों दोष दे रहा है और कहा कि आखिर में यह उसका ही फैसला था। हुगो ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप खड़ा रहा। निविया ने उसे कई बार पुकारा। निविया ने उसे एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने को कहा। उसने उसे कहा कि वह उसे बताए कि वह उसका इंतजार कर रहा था, उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। हुगो ने कहा कि उसने कभी उसका इंतजार नहीं किया। उसने खुद कहा था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। निविया ने बिस्तर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चादरें ऐसी लग रही थी जैसे कल ही धुली हो। उसने आगे कहा कि फर्श पर धूल का एक कण भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि शायद कभी कोई तो जब उसकी सफाई ना हुई हो। वह हुगो की ओर पीट करके खड़ी थी, जो जवाब तक नहीं दे सका। खिड़की की चौखट पर हाथ फेरते हुए निविया ने कहा कि वह भी एक कदम साफ थी। निविया मुस्कुराते हुए जवाब का इंतजार कर रही थी। हुगो ने कहा कि सभी कमरे हमेशा साफ किए जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वे खाली हो या नहीं। निविया ने पूछा कि क्या वे उसके कमरे को मेहमान के कमरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हुगो ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। निविया सोचती रही कि वह अब भी उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। निविया ने कहा कि उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने हुगो से सहयोग मांगा। हुगो उलझन में पड़ गया और पूछा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, और साथ ही यह भी कहा कि वह अचानक फिर से गायब हो सकती है। निविया ने कहा कि उसने वादा किया है। निविया ने दिल पर हाथ रखकर कहा कि वह फिर कभी नहीं जाएगी। यह सुनकर हुगो को कुछ बेचैनी महसूस हुई। गले में एक गांठ सी आ गई, जिसे वह कुछ कह नहीं पाया। वह बस मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। अगला दिन आ गया और नए रोमांच का वादा लेकर आया। निविया तरोताजा महसूस करते हुए उठी। वह पहले से ही घर की हालात के बारे में सोच रही थी और समझ गई थी कि उसे काम करना होगा। निविया ने फैसला किया कि उसे घर में कम से कम एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। निविया बिस्तर पर रहने की इच्छा को रोक नहीं पाई। वह करपटे बदलते रही, खुद में ताकत ढूंढने की कोशिश करती रही। निविया हाथों के बल खड़ी हुई और कुछ सोचने लगी। निविया इस बात पर सोचने लगी कि उससे मिलने कोई आता ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसने हुगो को मना लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वह नाराज होकर बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसे काल की कंघी याद आई। उसने उससे अपने बाल संवारने शुरू किए, लेकिन तभी निविया को उसके आखिरी शब्द याद आ गए कि वह एक बेवकूफ जैसी है, और उसके अंदर फिर से गुस्सा जाग उठा। कंघी जमीन पर गिर गई। उसने वही अंडा उठाया जो उसे गांव में विदाई गिफ्ट के रूप में दिया गया था। उसके चेहरे पर एक दूरत मुस्कान आ गई। अंडे को हाथों में पकड़ते हुए निविया उसे करीब से देखने ही वाली थी कि तभी किसी ने अंदर आने की आवाज दी। यह नौकरानी थी जो निविया के लिए खाना लाई थी। निविया यह देखकर हैरान रह गई कि उसे अपने कमरे में खाना खाना पड़ेगा। खाने को देखकर उसे लगा कि कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला है। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वह मर गई तो भूत बनकर उन्हें परेशान
परेशान करेगी। जब मैंने रोटी तोड़ी तो उसमें से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा गिर गया। निविया ने हैरानी से कागज का टुकड़ा उठाया और उसे खोलना शुरू किया। नोट पर बस इतना लिखा था, आधी रात। निविया को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसे लगा कि यह हुगो की तरफ से है। जाहिर है भूखी होने के कारण निविया ने लाया गया सारा खाना खा लिया। उसे समझ आ गया था कि अगर वह नियमित रूप से व्यायाम नहीं करेगी तो उसका शरीर बैठ जाएगा। कुछ मिनट बाद निविया ने खुद को ठीक किया और प्रैक्टिस शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद हुगो कमरे में आया। उसने शांत और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है ख़त्म। अगर यह वीडियो 10,000 तक गया तो इसकी दूसरी पार्ट में लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।